हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये हर टीचिंग एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, हर टेट एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। हर टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी लेवल एग्ज़ाम हो, DSSS हो, केवीएस, एनवीएस, हर एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरी। सबसे पहले हम जानते हैं जीन प्याजे कौन थे। जीन प्याजे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जो कि एक रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी थे। कंस्ट्रक्टिविस्ट उन लोगों को कहते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या होता है कि एक दीवार जिस तरह से कंस्ट्रक्ट होती है, एक एक ब्लॉक्स को जोड़ करके, देन उसके ऊपर और नए ब्लॉक्स जोड़ करके तब जा कर के ही तो एक वॉल खड़ी होती है। इसी तरह से इन लोगों का मानना ये होता है कि जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके पास एक कुछ प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है। फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है तो वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज को बिल्ड करता है, उसी जो उसके पास बेसिक नॉलेज होती है उसी के ऊपर। दैट मीन्स बेस वही रहता है, उसको धीरे 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 अपवर्ड्स बिल्ड करता है। एंड इन लोगों को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये एक पहले ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि एक ऐसी थ्योरी दी जो कि एक स्टेप वाइज थ्योरी दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेप वाइज थ्योरी जिन्होंने दी वो ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी किसे कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स मानसिक विकास। मानसिक विकास या कि संज्ञानात्मक विकास। दैट मीन्स कॉग्निटिव का मतलब होता है हम मेंटल चीज़ों से रिलेट करते हैं, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, ये सभी चीज़ें कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएंगी। तो आइए पढ़ते हैं इनके बारे में। तो जीन पियाजे टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन इज बॉर्न विद अ मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। इनका कहना ये है कि जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो वो ऐसा नहीं होता कि उसके माइंड में कुछ भी स्ट्रक्चर्स नहीं होते, उसको कुछ तो पहले की नॉलेज होती है। तो उन्होंने कहा बॉर्न विद अ मेंटल या कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है उनके माइंड में विच डेवलप्स, जो कि डेवलप होता है एंड अटेन्स मैक्सिमम ग्रोथ अटेन करता है टिल द एज ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स। वही ये कह रहे हैं कि जो हमने भी पीछे समझा कि जब एक चाइल्ड इज़ बॉर्न तो उसका जो मेंटल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है वो उसको धीरे 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 डेवलप होता है और वो अपनी मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो अटेन कर लेता है बाय द एज ऑफ 14 एंड 15 ईयर्स। मैक्सिमम एज कौन सी होती है? 14 और 15 ईयर्स तक। ठीक है, ये फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट थे किस चीज़ के लिए? टू मेक सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड थियरी अबाउट cognitive development in the year 1936. Okay, he made a stage theory दी इन्होंने to understand the cognitive processes को समझने के लिए इन्होंने stages wise दिया। एक न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के उन्होंने 14 to 15 ईयर्स तक का जो एज ग्रुप है वहाँ के बीच में इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड करी एज को, और अलग अलग एज के हिसाब से क्या मेंटल डेवलपमेंट होता है, क्या बच्चे की एक्टिविटीज़ होती है, उस बिहाफ पे इन्होंने अपनी थियोरी को डिवाइड किया। इसीलिए इस थ्योरी को हमने स्टेज थियोरी भी कहा है। तो ही मेड अ स्टेज थियोरी टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव प्रोसेस। ही डेवलप्ड अ थियोरी ऑन हाउ अ चाइल्ड कंस्ट्रक्ट्स द मेंटल वर्ल्ड। कंस्ट्रक्ट्स वर्ड आ गया ना, कंस्ट्रक्ट मीन्स वही धीरे धीरे जिन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर न्यू ब्लॉक्स को कंस्ट्रक्ट करना। सो ही बिलीव दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न विद अ वेरी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर, कि जो चिल्ड्रन हैं दे आर बॉर्न विद अ वेरी बेसिक मेंटल स्ट्रक्चर ऑन विच, जिसके की ऊपर सब्सिक्वेंट लर्निंग एंड नॉलेज इज फॉर्म्ड। उन्हीं बातों को रिपीट किया हुआ है, आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 4 ऐसी चीज़ें बताई जिनके
जिनकी वजह से जो मेंटल डेवलपमेंट है बच्चे का वो होता है। तो इनका उन्होंने बताया मैच्योरेशन। मैच्योरेशन मीन्स कि जब एक बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होता है तो उसके जो मैच्योरिटी के साथ उसकी नॉलेज जो बढ़ती है, मेंटल लेवल जो उसका बढ़ता है, वो हम इसमें कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने बताया एक्सपीरियंस। बहुत सी नॉलेज जो है वो मेंटल एक्सपीरियंस से बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस करता है तो तब वो नई नई चीज़ें सीखता है। थर्ड इन्होंने दिया सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन मीन्स कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहता है वहाँ का सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, कल्चर किस तरह का है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की सोच है, उन सब चीज़ों से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है। एंड लास्ट वन इज़ इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन मीन्स कि जो भी चीज़ें वो सीखता है, जो नई चीज़ें वो ग्रास्प करता है अपने एनवायरनमेंट से या अपने एक्सपीरियंस से या मैच्योरेशन से, उन चीज़ों को जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके साथ वो किस तरह से इक्विलिब्रियम में लाता है। तो ये हमारी 4 चीज़ें हो गई हैं। आगे चलते हैं। टर्म्स यूज्ड बाय जीन पियाजे। इन्होंने बेसिकली 4 टर्म्स को यूज़ किया अपनी थ्योरी में। पहली है हमारे पास स्कीमा। स्कीमा से इनका मतलब है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज। वही जो ब्लॉक्स मैंने आपको बताई, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, इन्होंने कहा है पैकेट्स ऑफ नॉलेज होते हैं एक तरह से, उसको इन्होंने स्कीमा बोला। नेक्स्ट आता है असिमिलेशन। असिमिलेशन मीन्स जो अप्लाइंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा टू द न्यू सिचुएशन। सपोज बच्चे के लाइफ में कुछ उसके आगे कोई न्यू सिचुएशन अराइज हुई तो वो उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करेगा, वो उसके पास जो भी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो उसके स्कीमाज में सेव्ड है वो उसी नॉलेज के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आता है अकोमोडेशन। फिर गेटिंग द वर्क डन बाय एडजस्टिंग द स्कीमा एंड द गैदर्ड नॉलेज दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड। अब उसने असमिलेशन में तो उसने जो उसकी एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, बट वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाई। तो वो कुछ चेंजेस करेगा अपने सोल्यूशन में, कुछ न्यू ट्रिक्स ट्राई करेगा, तो वो उस तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो वो जो नया वर्क करेगा, गेटिंग द वर्क डन बाय एडजस्टिंग द स्कीमा, जो उसका ओल्ड स्कीमा है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करके, थोड़ा सा उसमें चेंजेस लाके, तो तब वो करेगा अपनी गैदर्ड नॉलेज को असिमुलेट करके, तो उसको हम लेंगे अकोमोडेशन में। नेक्स्ट आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट एंड लिविंग हार्मोनसली इन दैट एनवायरनमेंट। मीन्स कि जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में हैं उस चीज़ों को समझना और उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनके साथ में खुश रहना। ओके, सो अब हम आते हैं इनके, उन्होंने किस तरह से बताया। सबसे पहली टर्म इन्होंने दी असिमिलेशन। हमारे पास कोई भी एक नई सिचुएशन सपोज की अराइज हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ हमें एक छोटा बच्चा है, उसने अपने घर के आसपास डॉग्स देखे हैं, तो वो उसको पता है कि डॉग किस तरह का होता है। फिर उसके सामने उसको पता है डॉग किस तरह का होता है, तो उसके माइंड में अब उसको डॉग ही दिख रहा है। फिर उसको 2-4 दिन बाद फिर से कोई और डॉग दिखा तो वो समझ गया कि हाँ ये डॉग है, तो उसका माइंड अभी इक्विलिब्रियम में है। बट एक दिन ऐसा आता है, कुछ दिनों बाद उसको कहीं वो जाता है और उसको फॉक्स दिखाई देता है। अब फॉक्स जो है वो डॉग जैसा ही दिखता है, लोमड़ी दिखता तो वो डॉग जैसा ही है, बट वो डॉग से थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, और उसकी टेल जो होती है वो काफ़ी मोटी और लंबी होती है। तो अब वो देखेगा उसको, बट वो समझ नहीं पाएगा कि ये क्या चीज़ है। उसको लगेगा डॉग है, बट वो एक्चुअली डॉग जैसा भी नहीं लगेगा। तो उसके माइंड में एक न्यू सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो कि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। अब वो उस एग्जैक्टली उसे डॉग भी नहीं कह पा रहा, क्योंकि उसके माइंड में जो स्कीमा सेट है डॉग के लिए वो उससे एग्जैक्टली मैच भी नहीं कर रहा।
बट थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, तो इसीलिए एक डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज होगी। अब ऐसी सिचुएशन में अब वो इस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा कि ये क्या चीज़ है। तो उसको पता चला कि ऐसे ऐसे कि ये फॉक्स होता है। फॉक्स डॉग जैसा ही दिखता है बट डॉग से थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, एंड उसकी टेल जो होती है वो लंबी होती है और मोटी होती है। तो वो अब इस चीज़ को समझ गया, उसने अपने स्कीमा में इस चीज़ को अकोमोडेट कर लिया। अकोमोडेट करके एक इसको उन्होंने असिमुलेट कर लिया एंड एडजस्ट कर लिया। अब उसका माइंड फिर असिमुलेट कर लिया अपने जो एग्जिस्टिंग स्कीमास थे उसमें। तो अब उसके माइंड में डॉग का और फॉक्स का स्कीमा अलग अलग डिफरेंशिएट फॉर्म में सेट हो गया। लाइफ में आगे कभी भी ऐसी सिचुएशन अराइज होगी तो वो समझ जाएगा कि क्या कौन डॉग है और कौन फॉक्स है। तो अभी उसका माइंड इक्विलिब्रेशन की सिचुएशन में आ गया। अब कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसको लोमड़ी दिखती, वो सॉरी गीदड़ दिखता है। गीदड़। अब वो गीदड़ को देख करके ये सोचता है, अब उसके माइंड में फिर एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन आ जाती है, न्यू सिचुएशन जो अराइज होती है। अब वो गीदड़ को देख करके सोचता है ये दिख तो डॉग जैसा रहा है बट ये डॉग से तो बड़ा है साइज़ में, एंड फॉक्स जैसा भी नहीं है ये क्योंकि उसकी टेल उतनी बड़ी नहीं है। तो अब उसके माइंड में एक फिर कन्फ्यूजन के लिए न्यू कन्फ्यूजन वाली न्यू सिचुएशन अराइज हो जाएगी कि ये क्या चीज़ है। फिर से एक डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन अराइज होगी। देन अगेन फिर अकोमोडेशन होगा जब उसको नॉलेज हो जाएगी कि ये गीदड़ है, एंड देन फिर वो उसको अपनी न्यू स्कीमा में असिमुलेट कर लेगा। देन उसका स्कीमा माइंड फिर से मेंटल स्टेज एक इक्विलिब्रियम की स्टेज को अटेन कर लेगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से लाइफ टाइम ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। जब भी कोई न्यू सिचुएशन अराइज होगी स्टूडेंट के आगे, बच्चे के आगे, तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करेगी। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये हमारी स्टेजेस हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो जीन पियाजे ने दी। उनका कहना ये था कि एवरी चाइल्ड, हर चाइल्ड पास करता है थ्रू अ फिक्स्ड सीरीज होती हैं ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस। उन्होंने कहा ये सीरीज फिक्स होती हैं जिससे हर चाइल्ड ही पास करता है। तो इनका उन्होंने 4 स्टेजेस दी हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की फ्रॉम बर्थ टू अडोलेसेंस। हम इनको हम शॉर्ट फॉर्म से भी लर्न कर सकते हैं, SPCF। S मीन्स सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी से मीनिंग है हमारा सेंसेस से। सेंसेस मीन्स इंद्रियां। तो इंद्रियों के थ्रू जब बेबी कुछ चीज़ें सीखता है तब उन चीज़ों को वो सब एक्टिविटीज़ आती हैं हमारी सेंसरी मोटर स्टेज में। जैसे कि गोल ओरिएंटेड का मीन्स होता है कि बच्चे को एक कोई भी गोल दिख गया कि मुझे ये काम करना है, तो बच्चे को हम कितना भी रोक लें उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसको वो चीज़ अचीव करनी ही करनी है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस में ये चीज़ें आती हैं कि बच्चे को हम हाथ में कोई टॉय देते हैं तो हम उससे कितना भी छीन लें बच्चे को वही टॉय चाहिए, नहीं तो हम उससे ले लेंगे तो फिर वो रोएगा। उसको वही टॉय जब तक नहीं मिलेगा उसको सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। मीन्स कि ऑब्जेक्ट पे टिके रहना अपने, दैट कम्स इन ऑब्जेक्ट परमानेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन मीन्स कि बच्चा खुद को जानता है। उसको अभी नहीं पता कि मेरा मुंह कहाँ है, आइज़ कहाँ है, नोज़ कहाँ है। वो धीरे 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 खुद को जानना शुरू करता है कि अच्छा ये मेरे हैंड्स हैं, ये मेरी लेग्स हैं। अपनी बॉडी को जब वो धीरे धीरे जानता है वो सब आता है हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन में। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन मीन्स हैंड कोऑर्डिनेशन, कि जो चीज़ें वो हाथ से कर रहा है, जो वो आँख से देख रहा है वही चीज़ वो कर पा रहा है, वो सब चीज़ें आती हैं हमारी कोऑर्डिनेशन में। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी मीन्स कि उसका इमीडिएट रिएक्शन टू एनी एक्शन, वो होता है रिफ्लेक्स एक्टिविटी। जब किसी भी एक्शन के प्रति हम तुरंत रिएक्शन देते हैं तो वो चीज़ आती है हमारी रिफ्लेक्स एक्टिविटी में। नेक्स्ट हमारी आती है
प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज होती है 2 से 7 साल के बच्चों की। इसमें मेन जो पॉइंट्स आते हैं वो होते हैं ईगोसेंट्रिक। बच्चे को ईगोसेंट्रिक होता है। ईगोसेंट्रिक मीन्स अहम केंद्रित। अहम केंद्रित का मतलब हमारे पास होता है कि बच्चा अपने जीवन का जो सेंटर होता है वो खुद को ही मानता है। वो हर चीज़ सोचता है कि मैं ही हूँ, हर चीज़ अपने आप को सर्वोपरि मानता है और वो हर चीज़ सोचता है कि मेरे इर्द गिर्द ही चल रही है। सेल्फ सेंटर्ड भी हम इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सिम्बॉलिज्म। वो इस एज में धीरे धीरे सिम्बल्स, लैंग्वेजेस बोलना, सिम्बल्स को सीखना, एक्शंस को सीखना शुरू करता है। नेक्स्ट है नॉन रिवर्सिबल थिंकिंग पैटर्न्स। वो रिवर्स नहीं कर पाता चीज़ों को। जैसे कि उससे सपोज कोई टॉय है, वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है और वो उससे टूट गया है, खुल गया है, देन वो उसको रिवर्स नहीं कर पाएगा। वो उस पैटर्न पे नहीं जा पाएगा कि वो जैसे जैसे उसने तोड़ा, किस तरह से वो खुला, तो वो उसको रिटर्न करके धीरे धीरे उसी प्रोसेस से अगर हम उसको रिवर्स करें तो वो चीज़ सही भी हो सकती है। तो अभी वो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा क्योंकि ये नॉन रिवर्सिबल थिंकिंग पैटर्न की स्टेज है। तो इस स्टेज में इसको हम इरिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट अब हम आते हैं, नेक्स्ट हमारी स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में बच्चा 7 से 12 ईयर्स का होता है। 7 से 12 ईयर्स के बीच में होता है। इसमें धीरे धीरे लॉजिक डेवलप होना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे लॉजिक डेवलप होता है। इसमें कॉन्क्रीट मीन्स जो चीज़ें हमें देख सकते हैं, छू के देख सकते हैं। तो उसमें हमारे पास इंडक्टिव नॉलेज आ जाती है। इंडक्टिव थॉट्स वो होते हैं जिनको कि हम देख करके समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चों के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। बच्चे उन एक्सपेरिमेंट्स को देख करके चीज़ों को इजीली समझ पाते हैं। कैटेगराइजेशन मीन्स वो चीज़ों को कैटेगराइज करना सीख जाता है, क्लासिफाई करना, जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है। तो इस तरह से चीज़ों की ग्रुपिंग करना। न्यूमेरिक एबिलिटीज़ आ जाती हैं उसमें। स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं कि उसको स्पेस का आइडिया हो जाता है। सपोज़ वो अपनी साइकिल चलाता है तो पहले उसको आइडिया नहीं हो पाता कि उसकी साइकिल कितनी जगह से निकल जाएगी, बट अब उसको इस चीज़ का, स्पेस का आइडिया होने लग जाता है धीरे धीरे कि उसकी साइकिल इतने एरिया में से निकल पाएगी या नहीं। नेक्स्ट रिवर्सिबिलिटी में हमारे पास आता है कि पहले जो वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता था, अब वो उन चीज़ों को रिवर्स कर सकता है। इस एज में वो रिवर्स करना सीख जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंजर्वेटिज्म मीन्स कि वो अपनी चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाता है। तो हमारे पास इसमें मेन 3 चीज़ें आती हैं। CCS से भी हम समझ सकते हैं। ये CCS हमारा CCS यूनिवर्सिटी वाला CCS नहीं है। ये है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। कंजर्वेशन मीन्स कि वो चीज़ों को समझ पाता है कि अगर जैसे हम पहले बच्चा नहीं समझ पाता कि अगर हमने उसको ग्लास में कोई चीज़ दे दी तो उसको लगता है कि वो ज़्यादा है। अगर वही चीज़ हमने कटोरी में दे दी उतनी ही क्वांटिटी में तो उसको लगता है कम है। बट अब वो उस चीज़ को समझ पाता है कि जितनी वो ग्लास में है उतनी ही कटोरी में है, वो चीज़ें सेम है। क्लासिफिकेशन मीन्स चीज़ों को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करना, अलग अलग बेसिस पे। सीरिएशन मीन्स छोटे से बड़ा लगाना, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा किसी एक पर्टिकुलर सीरीज़ में लगाना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसको हम ये भी कह सकते हैं औपचारिक। फॉर्मल मीन्स औपचारिक। सो ये स्टेज होती है हमारी 11 to 15 ईयर्स तक हम कह सकते हैं इस एज को।
इसमें बच्चों को धीरे धीरे डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। डिडक्टिव मीन्स कॉन्क्रीट थिंक, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी कह सकते हैं हम इसको। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल्स मीन्स कि जो चीज़ हमारी आंखों के सामने नहीं हम उसको देख सकते, बट तब भी हम उसको इमेजिन करके अपने माइंड में समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी होती हैं, बट वो हम प्रैक्टिकली वो सामने हो पाए, वो एक्सपेरिमेंट या प्रैक्टिकल फॉर्म में पॉसिबल नहीं होता। तो उस जब हम बिना चीज़ों को देखे उसको जस्ट माइंड में समझ पाते हैं, उसको एक इमेज बना पाते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो इस एज में बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हाइपोथेसिस डेवलप हो जाता है, वो हाइपोथेटिकल हो जाता है। हाइपोथेटिकल मतलब मीन्स कि वो हाइपोथेसिस बनाने लगता है चीज़ों को लेकर के, अपने आप से हाइपोथेसिस फॉर्म करना उसको आ जाता है। एंड रीजनिंग स्किल्स उसको आ जाता है। रीजनिंग तो आ ही जाएगा जब उसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड हाइपोथेसिस आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जीन पियाजे ने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट्स भी कहा है। लिटिल साइंटिस्ट्स, लिटिल साइंटिस्ट कहा है चिल्ड्रन को। उनका कहना ये है कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनका माइंड बहुत एक्टिव होता है, वो उतना ही सोच पाते हैं जितना कि एक एडल्ट सोच सकता है। तो वो उतना ही क्वांटिटी जो है वो हमेशा सेम होती है सोचने की, लेकिन काइंड डिफरेंट होता है। अमाउंट इज सेम, क्वांटिटी या अमाउंट इज सेम, बट क्वालिटी या कि काइंड कह सकते हैं हम, इज़ डिफरेंट। उनका कहना ये है कि बच्चे उतना ही सोचते हैं जितना कि कोई एडल्ट सोच सकता है, बट सिर्फ जो डिफरेंस आता है वो आता है क्वांटिटी का, क्वालिटी का। बच्चे किसी और वे में सोचते हैं और बड़े किसी और वे में सोचते हैं। तो जब बच्चे भी हर समय सोचेंगे तो उनका जो माइंड होगा वो कितना ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि उन्हें और तो कोई टेंशन है नहीं, उन्हें अपने बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो जब चारों तरफ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, वो इनका मानना यह है कि वो किसी एडल्ट से ज़्यादा अच्छा साइंटिस्ट प्रूव हो सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने चिल्ड्रंस को लिटिल साइंटिस्ट भी कहा है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू। होप आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।